नाज़रीन, आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। एक एग्रीमेंट की तरफ जब मामला जा रहा है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब वो साइन होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारी चीजें जब तय हुई हैं। ये कोई फाइनल तो मुआहिदा हम इसको नहीं कह सकते, बट इसे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो करार दिया जा रहा है, जो लेटर ऑन अगर सारी चीजें सही चलती रहीं और कोई दरमियान में चालाकी ना की गई, धोखा ना दिया गया, दोबारा जंग नामसलत की गई, तो फिर लेटर ऑन जो है कुछ महीनों के बाद ये एक फाइनल एग्रीमेंट के अंदर ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसे हम एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं और इसकी अनाउंसमेंट किसी भी वक्त हो सकती है। जो इस वक्त की तफसीलात हैं उसके मुताबिक किसी वक्त ये हो सकती है। और स्पेसिफिकली जो वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि ये अगले 24 घंटों के अंदर ये अनाउंस किया जा सकता है, यानी ये जो 24 घंटे इस वक्त जारी हैं इसके अंदर किसी भी वक्त जब अनाउंस किया जा सकता है। पाकिस्तान से भी ऐसी खबरें हैं, सऊदी मीडिया से भी ऐसी खबरें हैं, अमेरिकी मीडिया से भी ऐसी ही खबरें हैं कि कुछ जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू है वो हो गया है। तो देखिए, ईरान की बुनियादी जो फाइटिंग स्टाइल था वो क्या था, ईरान का जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था वो क्या था, वो ये था कि वो एक ऐसी इकोनॉमिक वॉर लड़ेगा कि जो अमेरिका के इत्तेहादियों को मजबूर कर देगा कि वो अमेरिका पर प्रेशर डालें कि अमेरिका इससे पीछे हटे। ये उनका बुनियादी स्टाइल था। तो देखिए, ईरान जंग जो है वो एक ऐसी जंग बन गई जिसमें सबको अपनी तबाही नजर आ रही, जिसमें सबकी इकॉनमी जो वो हर्ट हो रही है। यूरोप ने अनाउंस किया कि हमारी इकॉनमी डिक्लाइन में जा रही है। बरतानिया ने रशियन सैंक्शंस उनको हटाना पड़ गई। इससे बड़ी कोई उनके लिए ट्रबल हो सकती है। रशिया के साथ इस वक्त उनकी ऐसी दुश्मनी है कि वो आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि क्या दुश्मनी का लेवल है। उनको रशियन सैंक्शन जब वो ईज करना पड़ गई। तो यही ईरान का स्टाइल था। ये IRGC के अगर आप पुराने लेक्चर्स देखें, उसमें IRGC के कमांडर्स इस जंग को बढ़ा रहे हैं 90s के दौर में। आज से 15-20 साल पहले, 10 साल पहले बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स मौजूद हैं ऑनलाइन भी अभी भी, जिसमें वो पढ़ा रहे हैं कि हमने जब ये जंग होगी तो लड़नी कैसे है। तो उनका एक ही चांस है और वो चांस ये है कि दुनिया मजबूर हो जाए कि वो अमेरिका को प्रेशराइज करे। इसके अलावा जाहिर है कि अमेरिकी मिलिट्री और ईरान की मिलिट्री का कोई मुकाबला नहीं है। वो 1500 बिलियन डॉलर, ये 15 बिलियन डॉलर। तो ये स्ट्रेटजी आखिरकार ईरान की कामयाब रही है। तो बेसिस पर हमला करना ताकि अमेरिकी मिलिट्री के जो ऑपरेशंस हैं रीजन में वो मुतासर हों, उनकी मिलिट्री उस तरह से ऑपरेट ना कर सके, ब्लॉकेड लगाना, ये सब जो है वो इफेक्टिव साबित हुआ। ठीक है, और आखिरकार अमेरिका ही को कंसेशंस देना पड़ी हैं, अमेरिका ही को पीछे हटना पड़ा है। और आप जरा इजराइल की हालत देखिए, इतनी जिल्लत में शिकस्त, टोटल ह्यूमिलिएशन। आप जरा उस एरोगेंस का मुजाहरा किए देखिए जिसके साथ ये इन्होंने हमला किया था। और अभी भी ज़ाहिर है नेतन्याहू पर तोल रहा है, सारी चीजें हैं, जंग के खतरात टले नहीं है, वो सारी चीजें अपनी जगह पर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने जा रहा है, जिसके अब बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं जो पाकिस्तानी सोर्सेज भी बता रहे हैं, टोटल ह्यूमिलिएशन फॉर इजराइल। एक सिंगल डिमांड भी इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में नहीं मानी गई है। एक सिंगल इजराइल की डिमांड भी इसमें शामिल नहीं है। और ये आप सबूत भी देखिए कि जो ही उन्होंने इजराइल को उठाकर साइड पर किया है फिलहाल, तो डिप्लोमेसी जब आगे प्रोग्रेस की है, जो ही अमेरिका ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए इजरायली डिमांड्स को साइड पे फेंकते हुए बात करना चाहिए, तो ये ऐसे 48 घंटों में बात आगे बढ़ी है। ठीक है, तो ये इस बात का सबूत है कि इजरायली डिमांड्स घुसाने से ही हमेशा मुआहदे टूटे हैं। और एक किया हुआ मुआहदा जिसमें यह था कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, उसको ट्रम्प ने तोड़ा इजराइल के कहने पर। तो ऑलमोस्ट अब उसी तरह का मुआहदा एक बार फिर वो करने जा रहा है, जिसको वो उसने खुद तोड़ा था। और ये जंग की जिसमें अमेरिका की जो सुपर पावर है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई। और ये बात ज़हन में रखिए, दुनिया कभी 27 फरवरी की जगह पर दोबारा नहीं जाएगी। जो अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस था 27 फरवरी को, वो दोबारा कभी हासिल नहीं करेंगे। ये इतनी बड़ी शिकस्त है जो ट्रम्प ने हासिल की उस डील को तोड़कर। तो इसके साथ आप ये भी ज़हन में रखें कि प्यूटन और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात, उसके 96 घंटों के बाद ये प्रोग्रेस हो रही है। यानी अनाउंसमेंट की हद तक कितनी तेजी के साथ डिप्लोमेसी आगे बढ़ी है। आप ये बात ध्यान में रखें कि दुनिया इस वक्त यूनिपोलर वर्ल्ड से बैलेंस ऑफ पावर में शिफ्ट हो रही है। यानी सोवियत रशिया के कोलैप्स होने के बाद जो दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई थी कि सिर्फ अमेरिका ही है इकलौता चौधरी, तो अब वो दोबारा बैलेंस ऑफ पावर की तरफ जा रही है। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्टर है। वगरना यूनिपोलर वर्ल्ड होती तो फिर अमेरिका अपनी मनवाता, लेकिन चूंकि सामने रशिया और चाइना खड़े हो गए हैं और इससे बैलेंस ऑफ पावर अब बाकायदा एस्टेब्लिश हो रहा है। तो ये एक नई दुनिया है जो कि अल्टीमेटली एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लीड करेगी, बट बैलेंस ऑफ पावर दुनिया में एस्टेब्लिश हो रहा है।
और ये एक बहुत बड़ा लम्हा है, ठीक है ना। और ये ओआईसी वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा है। ओआईसी वर्ल्ड ने जो एक सबसे बड़ी गलती की कि अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत रशिया के कोलैप्स में हिस्सा डाला। वो सोवियत रशिया जिसने ओआईसी मुल्कों के लिए जो है वो इंटरवेंशंस की थी इजराइल के खिलाफ, यूरोप के खिलाफ, और बाद में यूनिपोलर वर्ल्ड कायम हो गई और सब उसके मुताबिक हो गए। बहरहाल ज़ाहिर है सोवियत यूनियन की अपनी गलतियां हैं, जो इतना बड़ा डिजास्टर उन्होंने किया अफगानिस्तान पर हमला करके, डेफिनेटली उनकी अपनी गलतियां हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई गलतियां नहीं है, लेकिन सोवियत रशिया के कोलैप्स होना फायदे में नहीं गया, ओआईसी वर्ल्ड के फायदे में नहीं गया। अच्छा, तो पुतिन और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात में डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें तय हुई हैं जिसके बाद ये डिप्लोमेसी आगे बढ़ी, क्योंकि ईरान ने कहा है मुआहदा एक ही सूरत में होगा जब चाइना की गारंटीज होंगी। तो जाहिर है फिर चाइना की बातचीत, और पाकिस्तान है तो फिर चाइना मौजूद है यहां पर, तो कोई मैसेज जो है वो बैक एंड पे कन्वे हुआ है जिसके बाद ये आगे प्रोग्रेस जो वो हो रही है। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि अमेरिका को इस रीजन से निकलना पड़ेगा। जंग उन्होंने की, शिकस्त खा गए, इंस्टेबिलिटी फैलाई, बेसिस अंडर क्वेश्चन आ चुकी हैं। वो जब 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी के साथ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का सामना कर रहे हैं जो कि वो अब नहीं कर सकते। और साथ ये है कि उनकी पॉलिसीज स्टेबिलिटी का सबब नहीं बन नहीं बल्कि इंस्टेबिलिटी का। और रशिया और चाइना दोनों ने ये कह दिया है कि अमेरिका अपनी बेसिस खत्म करे। ये दोनों का स्टांस है वो सामने आ चुका है। सो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, अब ज़ाहिर है वो सारी बातें अमेरिका अपनी नहीं मनवा सकता। तो ये जो मुआहदा यहां पर होगा ये अल्टीमेटली उस तरफ लीड करेगा कि अमेरिका अपनी फौजी यहां से निकालेगा। बहरहाल इसका मतलब बिल्कुल ये मत समझे कि अब हमेशा के लिए जंग खत्म, अगर एक अंडरस्टैंडिंग अनाउंस भी हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि जंग खत्म हो गई है। इसराइल तो अपने पल पर तोलता रहेगा। और देखिए इसराइल का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है जंगों के बगैर, ठीक है ना। तो इसराइल का फिर कोलैप्स है, अगर यहां पर जब वो पीस आगे बढ़ता है तो उसमें इसराइल अपना कोलैप्स देखता है। और उधर जो सबसे बड़ी कामयाबी ईरान ने हासिल की है वो लेबनान को शामिल करवा लिया। ये बहुत बड़ा वाकया है और ये एक और जिल्लत में शिकस्त है। अब इसमें एक काफी पहलू हैं, लेबनान का जो मामला है वो काफी पहलू हैं कि ईरान ने लेबनान का सीजफायर करवाया। ये बहुत बड़ा वाकया है। तबाह वो ईरान को करने गए थे और ईरान ना सिर्फ अपना सर्वाइवल कर रहा है बल्कि वो रीजन के दूसरे मुल्कों पर भी सीजफायर लाने में अपना किरदार अदा कर रहा है और अमेरिका को मजबूर कर रहा है और इसराइल को मजबूर कर रहा है। इसको मामूली वाकया मत समझें। और फिर देखिए कि व्हाइट हाउस में टॉक्स होती रही, क्या उससे अमन आ गया? तो अमेरिका ने अपने बेबी के लिए अपने पैसे भी जाया किए, टेक्नोलॉजी भी एक्सपोज की और अपनी क्रेडिबिलिटी किस तरह से एक्सपोज की कि व्हाइट हाउस में टॉक्स हो रही हैं, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। वो जी सीजफायर हो गया, बमबारी फिर भी जारी है। ये देखें अमेरिका ने आपको कैसे डैमेज किया। अब ना अनाउंस करे सीजफायर, आप कहेंगे नहीं जी जंग होगी, हम लेबनान पर मुकम्मल कब्जा करेंगे, कोई सीजफायर नहीं है। सीजफायर अनाउंस करना, फिर इसराइल को अलाउ करना कि बमबारी जारी रखे, किस तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो डैमेज की। तो इन्फोर्स कौन करवा रहा है सीजफायर को? ईरान इन्फोर्स करवा रहा है। तो नेतन्याहू को इस वक्त जब छुपने की कोई जगह नहीं मिल रही है। और फिर आप देखिए पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और मिस्र, ये चारों मुल्क जब उसमें शामिल थे, पाकिस्तान ज़्यादा लीड कर रहा था। इसराइल से किसी ने डायरेक्ट रब्ता नहीं किया, पाकिस्तान का कोई, यानी ये भी तो आप कमाल देखें ना कि इसराइल को शामिल किए बगैर मुआहिदा करवाने जा रहे हैं। अगर ये अनाउंस होने जा रहा है तो इसराइल से कोई पाकिस्तान ने बातचीत नहीं की। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब नेतन्याहू वो क्या करेगा, ठीक है ना। और इसी साल इलेक्शन भी है, तो उसने क्या काम शुरू किया है कि उसने वेस्टर्न मीडिया के जरिए और इजरायली मीडिया के जरिए ये खबरें चलवाना शुरू कर दी हैं। अब ये लास्ट ऑफ द लास्ट टूल जो है वो आप जरा नेतन्याहू का देख लें, क्योंकि नेतन्याहू हमला नहीं कर सकता ईरान पर, ये इसकी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये अमेरिका की मर्जी और अमेरिका के हेल्प के बगैर अटैक नहीं कर सकता। जून से पहले ये अजम्पशन जरूर मौजूद थी कि इसराइल खुद अटैक कर सकता है, लेकिन इसराइल अकेला जब ईरान से लड़ सकता। अब नेतन्याहू ने ये खबरें चलवाना शुरू कर दी हैं कि हम तो इस मुआहिदे में से एग्जेम्प्टेड हैं। ये मुआहिदा तो ईरान और अमेरिका का हो रहा है, हम तो इस मुआहिदे में हैं ही नहीं। हम जो करेंगे वो करेंगे मिडिल ईस्ट में। अब ये ईरान और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपस में उनके बस मुआहिदा है, हमारा इस मुआहिदे से कोई लेना देना नहीं है। हमने जहां बमबारी करनी होगी करेंगे, जिस पर हमला करना होगा करेंगे, हम इस मुआहिदे में एग्जेम्प्टेड है। वाह भाई, तो जो सबसे बड़े मसाल की जड़ है वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है ना। तो ये इसकी शिकस्त का पालम देखिएगा। अब इसके पास लास्ट टूल ये बच गया है। तो जो मुआहिदा करवा रहे हैं वो इन सारी चालाकियों को जानते हैं और वो इस पर इंप्लीमेंट भी करवाने जब जानते हैं। आखिरकार अमेरिका को लगाम डालना ही होगी, लगाम डालना ही होगी। आज उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए जरूरी बन चुका है। और देखिए लॉजिक ये कहती है कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो हमला कर सके। स्टॉक्स खाली हो चुके हैं, इकॉनमी
जो आपके सामने है, पब्लिक जो गुस्सा है वो आपके सामने है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के साइलों पर एक मर्तबा भी नहीं पहुंच सके। 28 फरवरी से लेकर आज 24 मई तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में एक इनका मिलिट्री शिप क्रॉस नहीं कर सका, और ईरान के साइलों के करीब इनके बड़े बड़े जंगी बेड़े एक भी नहीं आ सका। तो ये है जंग की रियलिटी। तो बाकी एरोगेंस है, वो हमला कर लेंगे तो इससे बदतर पोजीशन में मौजूद होंगे। तो अमेरिका को ये रियलाइज करना है कि ये जंग उनकी जंग नहीं है, एक और हमला करके उनको कुछ अचीव नहीं होना है, और इसराइल को साइड पर डालना होगा, इससे बात आगे बढ़ेगी। और आना है इसराइल के लिए तो आ जाए, इस डूबती कश्ती में सवार होना चाहते हैं तो शौक से हो। जैसे ट्रंप, आप देखिए जब ये आया है कितनी इसकी इज्जत बनी है, हर तरफ पूरी आप ओआईसी वर्ल्ड में देखें, इसको बड़ा वेलकम किया गया है, इसकी बड़ी गुडविल थी, बड़ा अच्छा इमेज था। आज आप देखें, जाकर पूछें लोगों से कैसे इसको देख रहे हैं। तो जिसने आना है नेतन्याहू की कश्ती में, डूबती कश्ती में, वो शौक से आकर सवार हो जाए। ईरान तो अभी भी आज भी उनके बयान एक तरफ यही आ रहे हैं, वी आर रेडी, और दूसरी तरफ मुआहदा होने जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग जो MOU, बट साथ साथ वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट तो ज़ाहिर नहीं है, तो वो तैयार भी हैं। बहरहाल अब हेडलाइंस जब आपके साथ शेयर करते हैं, वाशिंगटन टाइम ने लिखा है कि जंग के खात्मे, जो ईरान की पहली बुनियादी डिमांड थी कि जंग का खात्मा, इसकी गारंटी दी जाए, तो वो उसके करीब हैं। और अब ये मुसवदा जो है, ये जो लीडरशिप है, उसको हतमी मंजूरी के लिए भेज दिया गया है, यानी इधर ट्रंप को और उधर सुप्रीम लीडर को। और इसी तरह से न्यूयॉर्क टाइम की भी यही खबर है कि किसी भी वक्त ये अनाउंसमेंट जब आ सकती है। ट्रंप की स्टेटमेंट आई है कि बहुत सारी चीज़ें एग्रीड अपॉन हो चुकी हैं और फाइनल जो डिटेल्स हैं वो बहुत जल्दी अनाउंस की जाएंगी। अब देखिए कि इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें, एक भी इजराइल की डिमांड नहीं शामिल है, जो बेतुकी डिमांड्स है, नॉनसेंस डिमांड्स है, एक भी शामिल नहीं की गई, और अमेरिका ही को कंसेशन देना पड़ी। ईरान जो दो मेन कंसेशन थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से और न्यूक्लियर के हवाले से, वो हमेशा से देने के लिए तैयार थे। अमेरिका ही अड़ा हुआ था ना, नहीं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आखिरकार ईरान ही की डिमांड्स को मानना पड़ा। फाइनल एग्रीमेंट जो है वो लेटर ऑन होगा, और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये मीडिया बता रहा है, और इसमें फिलहाल न्यूक्लियर शामिल नहीं है। ईरान यही कह रहा था ना कि पहले आप गारंटीज दें, उसके बाद ट्रस्ट बिल्डअप हो, और फिर हम आपको न्यूक्लियर के हवाले से जो कमिटमेंट्स हैं वो देंगे, वो मानना पड़ा। एंडिंग द वॉर एंड अरेंजमेंट्स फॉर डी एस्केलेशन, और अरेंजमेंट फॉर डी एस्केलेशन क्या है? विड्रॉल ऑफ द यूएस फ्लीट। अमेरिका की जो नेवी जिसने ब्लॉकेट कर रखा है वो यहां से निकलेगी, ठीक है ना। ईरान की डिमांड सारी मानी जा रही, अमेरिका को यहां से वो कॉन्फ्लिक्ट जोन से निकलेगा। हाफ जो है वो ईरान के एसेट्स डी फ्रीज किए जाएंगे, $12 बिलियन, $12 बिलियन है वो डी फ्रीज किए जाएंगे। यानी ईरान कह रहा है कि ये चीजें हमें दें, जिसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जिसके बाद ट्रस्ट बिल्ड हो, और उसके बाद फिर जो न्यूक्लियर है उसके हवाले से जो कमिटमेंट्स आपको चाहिए वो हम देने के लिए तैयार, लेकिन पहले ये चीजें हमें चाहिए। तो यूएस अपना ब्लॉकेट खत्म करेगा, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोल देगा, ठीक है। वो ब्लॉकेट खत्म करेंगे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोल देंगे, बेहतरीन बात है दोनों के लिए। अमेरिका के लिए बेहतरीन मुआहदा है, और ईरान के लिए बेहतरीन मुआहदा है, और दुनिया के लिए बेहतरीन मुआहदा है। और एक दो जो गल्फ मुल्क जो चाह रहे थे ईरान पर हमला हो, उनको भी कॉल्स गई हैं, उन्होंने कहा ठंडे हो जाओ, बस करो, ठीक है ना, अब अपने मुल्कों को संभालो और ये पीछे हट जाओ। ईरान से तुम्हें जाकर लड़ना है, मतलब अपनी फौज नहीं है, ठीक है, वो सुपर पावर की हालत ये भी पड़ी है, और जी ईरान से जाकर लड़ना, उनका ठंडे हो जाए, पीछे जरा बैठे, उनको भी कॉल्स गई हैं। अच्छा, अब इसमें 30 दिन का टाइम दिया गया है न्यूक्लियर के हवाले से, यानी ये सारी चीजें होंगी, ब्लॉकेट खत्म हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल गया, एसेट्स डी फ्रीज हो गए, उसके बाद अगला राउंड शुरू हो जाएगा टॉक्स का, जो कि इस्लामाबाद में हो सकती हैं, जो बताया जा रहा है, मुतवक्के यही है। वहां पर फिर न्यूक्लियर के जो डिस्कशंस हैं वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर की डिस्कशन जो है वो लंबी है। और एक्सियोस के मुताबिक जो है 60 दिन, जो फाइनेंशियल टाइम ने भी बताया था कि 60 दिन का सीज फायर होगा, और उसको म्यूचुअल कंसेंट के साथ आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और ईरान कोई 60 दिन के लिए टूल नहीं लेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से। अब देखें, ईरान कह रहा है हम ट्रस्ट अभी देखना चाहते हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोल दिया मुकम्मल, नहीं, 60 दिन के लिए खोलेंगे, और उसमें कोई हम फीस नहीं लेंगे, और अगर चीजें तय हो जाती हैं तो फिर ये मुकम्मल खुल जाएगा। लेकिन अगर फिर कोई चालाकी हुई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ हमारे कंट्रोल में ही है। अमेरिका इस डिमांड को नहीं मान रहा था, अब उनको ये डिमांड मानना पड़ी, और माइंस को जो है वो साफ किया जाएगा, और मुकम्मल तौर पर यहां से उसी लेवल के ऊपर जो शिपिंग है वो वापस आएगी जहां पर 27 फरवरी को थी। अब आप जरा अंदाजा करें, अमेरिका की अब विक्ट्री ये समझता है कि 27 फरवरी को जहां पर सूरत हाल खड़ी थी अब वापस वहीं पर चली जाए, इसको अमेरिका अपनी फतह समझता है।
ये उनकी शिकस्त की अलामत समझे ना। अब वो ये चाह रहे हैं कि बस सूरत हाल वापस 27 फरवरी पर किसी तरह चली जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाए, ईरान वही कमिटमेंट दे दे जो पहले दे रहा था न्यूक्लियर के हवाले से। इसको वो कह रहे हैं ये बहुत हम अचीव कर लिया। तो ये तो ईरान जंग के बगैर भी देने के लिए तैयार था। ईरान की जो पोर्ट्स हैं उस पर ब्लॉकेड खत्म होगा, सैंक्शंस खत्म की जाएंगी, ईरान ऑयल बेचेगा। इस वक्त नेतन्याहू को जगह नहीं मिल रही कि वो जाए किधर। ईरान को अमेरिका सैंक्शन खत्म करने जा रहा है कि ऑयल बेच ले। आप जरा अंदाजा करें, 27 फरवरी से पहले कोई ईरान को अलाउ नहीं होने जा रहा था ऑयल बेचने के हवाले से, आज हो रहा है। और ये भी उसी 60 दिन के फ्रेमवर्क के अंदर है, यानी ईरान कोई फीस नहीं ले रहा होगा, ये सैंक्शन खत्म कर चुके होंगे, तो उसके बाद सब चीजें ठीक रही तो 60 दिन के बाद फिर इसको एक फाइनल एग्रीमेंट की शक्ल जो वो दे दी जाएगी। और ये ट्रंप यहां से निकल गया। आप देखें कितना ट्रंप डेस्परेट है यहां से निकलने के लिए। ख्वाहिशें, इजरायली लॉबी का प्रेशर, ईरान को तबाह करने का ख्वाब, ये तो सारी चीजें अपनी जगह पर एग्जिस्ट करती हैं, स्पॉयलर्स अभी भी हैं, सिर्फ वो सारी चीजें हैं। बट ट्रंप आप देखें कितना डेस्परेट है यहां से निकलने के लिए। तो बस ये एक बार, जरूरी नहीं है कि बाद में कोई फाइनल एग्रीमेंट भी हो, बस एक बार हो गया, वो अमेरिका की फौज निकल गई, इधर इन्होंने शिपिंग खोल दी, तो बस ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है। बट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स जो यहां पर आए हैं वो यही हैं कि भाई उसके बाद एक फाइनल होगा, एक मुआहिदा होगा। अच्छा, इसके अलावा ईरान 30 दिनों के बाद जब मुज़ाकरात हो रहे होंगे तो उसके बाद ये कमिटमेंट देगा कि वो कभी न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, जो वो कभी खुद बनाना ही चाहता। यूरेनियम इनरिचमेंट सस्पेंड करेगा, जो कि वो करने के लिए पहले ही तैयार था। और जो इनरिच यूरेनियम है वो हवाले करेगा, जो कि वो पहले ही रशिया के हवाले करने के लिए तैयार था, अमेरिका के हवाले नहीं करना। पहले भी उसने कुछ यूरेनियम जो है वो रशिया के हवाले की थी, इस बार भी वो तैयार था। ये वही चीजें हैं जो ईरान जंग से पहले करने के लिए तैयार था। जंग करके अमेरिका एक भी एक्स्ट्रा शर्त ईरान से नहीं मनवा सका, ये है अमेरिका की शिकस्त। एक भी एक्स्ट्रा डिमांड वो नहीं मनवा सके। और इस एमओयू में ये लिखा हुआ है, क्लियरली ये लिखा हुआ है कि लेबनान की जंग बंद होगी, इजराइल लेबनान पर हमले बंद करेगा, ये इसमें लिखा। और कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल का राब्ता हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कभी हम लेबनान को नहीं छोड़ेंगे। और उधर नेतन्याहू को यही मसला पड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि नहीं, इसमें लेबनान भी शामिल नहीं है, इस मुआहिदे में हम शामिल हैं ही नहीं। तो दुनिया कान पकड़ कर इसका जो है ना ये मुआहिदा इंप्लीमेंट करवाएगी।